Hello students, today we learn figure of speech. This is a very important topic. Okay, first we learn that what is figure of speech, what is the meaning of the figure of speech. हम कहते हैं कि जैसे हमें सजाने के लिए हम ऑर्नामेंट्स का यूज़ करते हैं, वैसे ही जो लैंग्वेज होती है या फिर सेंटेंस होते हैं या फिर पोएम होती है, उनको और ज़्यादा अच्छे से सजाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए जिस चीज़ का यूज़ करते हैं वो क्या है? फिगर ऑफ स्पीच. अ फिगर ऑफ स्पीच मीन्स a different way of presenting the ordinary expression or ordinary course of idea so that the effect would become greater. फिगर ऑफ स्पीच का मीनिंग होता है कि डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटिंग द ऑर्डिनरी एक्सप्रेशन. कोई भी ऑर्डिनरी एक्सप्रेशन होगा उसको डिफरेंट वे में वो क्या करेगी? प्रेजेंट करेगी. दूसरा, और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडिया, अगर कोई थॉट है, आइडिया है, उसको भी वो डिफरेंट वे में प्रेजेंट करके उसकी जो इफ़ेक्ट होती है वो कैसी हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है. जनरली हम बोल देंगे उससे ज़्यादा. फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करके हम किसी भी चीज़ या फिर किसी भी एक्सप्रेशन या फिर किसी भी आइडिया को और अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इसीलिए फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ भी होता है और फिगर ऑफ स्पीच का मीनिंग भी यही होता है. फिगर ऑफ स्पीच कैन बी क्लासिफाइड अंडर 4 टाइटल्स. 4 टाइटल में फिगर ऑफ स्पीच क्लासिफाइड होती है. डोज बेस्ड ऑन रिजेम्बलेंस. रिजेम्बलेंस मीन्स सिमिलैरिटी. सिमिलैरिटी में अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो सिमिली है, मेटाफर है और पर्सनिफिकेशन है. और भी सारी जो फिगर ऑफ स्पीच है वो इसमें आ सकती है, लेकिन ये इसके मेन एग्जाम्पल हैं. डोज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्ट. कॉन्ट्रास्ट पे बेस्ड होगी एंटीथेसिस एंड एपिग्राम. डोज बेस्ड ऑन एसोसिएशन, मिटोनिमी एंड सिनेक्डोकी. एंड डोज डिपेंडिंग ऑन कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड होगी तो वो है फिगर ऑफ स्पीच क्लाइमेक्स एंड एंटी क्लाइमेक्स. ओके स्टूडेंट्स, सो जो फिगर ऑफ स्पीच है, ओके, कैन बी क्लासिफाइड अंडर 4 टाइटल्स: रिजेम्बलेंस, कॉन्ट्रास्ट, एसोसिएशन एंड कंस्ट्रक्शन. नाउ वी लर्न अवर फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच एंड दैट इज simile. When a direct comparison is made between two objects of different kinds which have at least one point in common, it is called simile. तो simile में क्या होगा कि डायरेक्ट कंपैरिजन होगा. किसमें? 2 ऑब्जेक्ट्स में. वो कैसे होंगे? तो डिफरेंट काइंड के होंगे. और वो जो 2 ऑब्जेक्ट होंगे जो डिफरेंट काइंड के हैं, उनमें सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा होगा जो कॉमन होगा, और उसको एक्सप्रेस करने के लिए सिमिली में यूज़ होते हैं एज, लाइक और सो. ये जो 3 वर्ड है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यही याद रखते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में एज आया, लाइक आया और सो आया, दैट मीन्स दिस इज द फिगर ऑफ स्पीच. एंड विच इज दिस फिगर ऑफ स्पीच? दिस इज़ द सिमिली. ओके, तो ये आपके लिए इजी वे भी है, और दूसरा हमें और कुछ याद नहीं रखना है कि डायरेक्ट कंपैरिजन होता है डिफरेंट काइंड के 2 ऑब्जेक्ट्स में, जिनमें एक पॉइंट क्या होगा? कॉमन होगा, और उसको एक्सप्रेस करने के लिए एज, लाइक और सो का यूज़ होता है. लेट्स अंडरस्टैंड बाय एन एग्जांपल. ओ माई लव्स लाइक अ रेड रेड रोज. यहाँ माई लव जो है उसको रेड रोज के साथ क्या किया है? कंपेयर किया है. और डायरेक्ट कंपैरिजन है कि लव कैसा? रेड रोज जैसा. तो लाइक जो हमारा वर्ड है सिमिली का, वो यूज़ हुआ है. क्रीपिंग लाइक अ स्नेल. स्नेल जैसे चलता है धीरे से, स्लोली, वैसे ही क्रीपिंग करना. ओके, और लाइक, ये जो डिफरेंट 2 ऑब्जेक्ट्स हैं उनको जो लाइक वर्ड है उससे क्या किया है? डायरेक्ट कंपेयर किया गया
है। एज क्लियर एज क्रिस्टल, कोई थॉट हो, कोई बात हो, कोई चीज़ हो, उसको क्रिस्टल के जैसे क्लियर यहाँ बोला गया है, और उसको एक्सप्रेस करने के लिए, डायरेक्ट कंपेयर करने के लिए जो एज वर्ड है उसका यूज़ हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड सिमिली। सेकेंड वन इज मेटाफर। व्हेन एन इनडायरेक्ट कंपेरिजन इज मेड, इट इज़ कॉल्ड मेटाफर। सिमिली में क्या था? डायरेक्ट था। मेटाफर में क्या है? इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। जब इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है तो वो क्या, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? मेटाफर। इट इज़ एन इम्प्लाइज सिमिली, यानी यहाँ डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है, इनडायरेक्ट है, तो ये क्या हुआ? गर्भित हुआ, यानी हमें उसको अंडरस्टैंड करके देखना पड़ेगा। उसमें क्या था? लव था जो रोज़ जैसा था, ओके, और लाइक वर्ड से ये इसके जैसा है, तो वो लाइक वर्ड से क्या था? कंपेयर किया गया था। अब यहाँ ऐसा नहीं बोलेगा, क्या बोलेंगे? लाइफ इज़ अ जर्नी। लाइफ क्या है? जर्नी है। लाइफ इज़ डिस्क्राइब एज अ जर्नी। यहाँ मैंने अभी समझाया कि लव और रोज़ ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे कि एक वो जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं वो एक ही है, और एक होके ऐसे इफ़ेक्ट वो देंगे कि लाइफ जर्नी है। ओके, ये दोनों डिफरेंट नहीं है लेकिन एक ही है। सेकेंड वन इज़ ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। सारी दुनिया जो है वो स्टेज है। कहते हैं कि ये जो दुनिया है वो एक रंगमंच है, और हम उस रंगमंच की कठपुतलियाँ हैं। तो वो क्या हुआ? ड्रामा का स्टेज हुआ ना, ओके। जो दुनिया है वो क्या हुआ? ड्रामा का स्टेज हुआ। तो यहाँ डायरेक्ट नहीं बोला जाता द एंटायर वर्ल्ड इज़ अ ड्रामा स्टेज, लेकिन क्या बोला? द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। ओके, सो स्टूडेंट्स, ऐसे इनडायरेक्टली क्या किया जाता है? कंपैरिजन किया जाता है। यहाँ स्टेज को और वर्ल्ड को क्या किया? कंपेयर किया गया। यहाँ लाइफ को और जर्नी को क्या किया गया? कंपेयर किया गया, लेकिन इनडायरेक्टली। अवर third figure of speech is personification. When inanimate objects or abstract ideas are spoken of as having life, it becomes personification. Inanimate यानी निर्जीव, ऑब्जेक्ट्स यानी वस्तुएं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ यानी ऐसे थॉट्स, अमृत जो हमारे थॉट्स होते हैं, ओके, वो उनको कहा जाता है क्या? कि जैसे उन लोगों में क्या हो? लाइफ हो, वो सारी चीज़ें जिंदा हो। तो वहाँ कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? पर्सोनिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, हमारी स्माइल होगी, ओके, या फिर कोई भी चीज़ होगी। फॉर एग्जांपल टाइम होगा, तो टाइम तो क्या है? एक ऐसी चीज़ है जो जिंदा नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाएगा कि टाइम ऐसे चल रहा है जैसे जिंदा हो, ओके। तो तब क्या होगा? कोई मरी हुई या फिर जो निर्जीव चीज़ है उसको एनिमेट यानी जिंदा है ऐसे जब हमें डिस्क्राइब करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, तो वहाँ पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ गोस्ट ऑफ टाइम टू राइज, टाइम इज़ पर्सोनिफाइड। टाइम गोस्ट हो सकता है? नहीं, लेकिन क्या किया? ये जो इनएनिमेट है उसको एनिमेट कर दिया, उसको टाइम को क्या दिखाया गया? गोस्ट दिखाया गया। तो यहाँ क्या हुआ? पर्सोनिफिकेशन। लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड, लाफ्टर क्या है? हमारा एक एक्सप्रेशन है, उसको दिखाया गया कि उसने जो बोथ साइड से उनको होल्ड किया गया। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन जो लाफ्टर है उसको एनिमेट यानी जिंदा दिखाया गया, और लाफ्टर इज़ पर्सोनिफाइड, और यहाँ क्या हुआ? लाफ्टर पर्सोनिफाई हुआ। सो ऐसी चीज़, जब जिंदा चीज़ जो जिंदा नहीं है उसको जिंदा दिखा के एक्सप्रेस किया जाए, प्रेजेंट किया जाए, डिस्क्राइब किया जाए, तब पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होती है। फोर्थ वन इज़ एपोस्ट्रॉफी। व्हेन अ डायरेक्ट एड्रेस इज मेड टू द डेड, the absent or a personified object or idea, it is called an apostrophe. इस फिगर ऑफ स्पीच में होता क्या है कि जो मर गए हो, ओके, डायरेक्ट एड्रेस इज मेड टू द डेड, मरे हुए के साथ, मरे हुए को कैसा
एड्रेस किया जाए, कैसे उसको एड्रेस किया जाए डायरेक्टली, और वो एब्सेंट हो, ओके। और दूसरा क्या होगा कि वो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया रहेगा, तब क्या होगा, जो एपोस्ट्रॉफी है वो हमारी फिगर ऑफ स्पीच होती है। फॉर एग्जांपल, ओ वर्ल्ड, ओ डेट, यहाँ डायरेक्ट क्या किया गया है, एड्रेस किया गया है, किसको, दुनिया को और डेट को। दूसरा एग्जांपल है, ओ डेट वेयर इज दाई स्टिंग्स, ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री। यहाँ डेट और जो ग्रेव है उन दोनों को डायरेक्ट क्या किया गया है, एड्रेस किया गया है। तो ऐसे जब किसी सेंटेंस में, ओके, और किसी लाइन में डायरेक्ट एड्रेस हो, जो जिंदा चीज़ नहीं है, जो जिंदा थॉट नहीं है, और उनके लिए हो, तब आप लोग मान लेना कि यहाँ क्या होगा, एपोस्ट्रॉफी होगा। देन फिफ्थ फिगर ऑफ स्पीच इज एनास्ट्रॉफी। एनास्ट्रॉफी को हम इन्वर्जन भी कहेंगे, ओके। लेट्स अंडरस्टैंड, व्हेन द प्रोज ऑर्डर इज चेंज टू सूट पोएटिक इफेक्ट, it is called anastrophe. The prose order is subject, verb, object plus rest of the sentence. हमें पता है कि सेंटेंस का ऑर्डर क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या आता है, अदर वर्ड्स। लेकिन जब एनास्ट्रॉफी होगा तो पहले क्या आएगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, बाद में वर्ब आएगा और लास्ट में क्या आएगा, सेंटेंस होगा। अगर आपको किसी पोएम की लाइन ऐसी दिखी तो आप लोग ऐसा अंडरस्टैंड कर सकते हो कि यहाँ क्या है, इन्वर्जन है या फिर एनास्ट्रॉफी है। लेट्स अंडरस्टैंड बाय एन एग्जांपल। फॉल्स वाज द हैंड दैट रेज्ड चेन, द हैंड दैट रेज्ड चेन इज द सब्जेक्ट, was the object, was is the verb and false is the object, ओके। तो कौन सा ऑर्डर हुआ, OVS। देन barren are those mountains are subject, are is verb and barren is object। सो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बोला कि SVO की बजाय क्या हो जाएगा, OVS। तो ये क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ, ओके। तो इस फिगर ऑफ स्पीच को जहाँ सेंटेंस का पूरा पैटर्न पोएटिक डिवाइस के लिए, अच्छी इफेक्ट के लिए चेंज किया गया हो, तो वहाँ होता है एनास्ट्रॉफी। सिक्स्थ वन इज एंटीथेसिस। व्हेन opposite ideas are placed side by side for emphasis, it is called antithesis। जब जो opposite idea हो, हमें पता है opposite meaning होगा कि प्रपोजिस्ट और डिस्पोजिस्ट, ओके। तो वहाँ अग्री और डिसअग्री, ऐसे अगर सेंटेंस, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो प्लेस किए गए हो साइड बाय साइड, यानी एक ही सेंटेंस में साइड बाय साइड, और उससे फॉर एम्फेसिस यानी क्या, जोर डालने के लिए, अच्छे से एक्सप्रेशन लाने के लिए, तब एंटीथेसिस का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, विथ a smile on her lips and a tear in her eyes. In this example, here is the smile and the tear. These two words are opposite. Okay? तो एक ही सेंटेंस में opposite words का यूज़ हुआ. The smile contradicts the tear. तो यहाँ क्या हुआ, एक लाइन में opposite words यूज़ हुए, क्यों करने, किस लिए, तो इफ़ेक्ट देने के लिए, एम्फेसिस करने के लिए, तो वहाँ यूज़ हुआ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, एंटीथेसिस। सेकेंड वन इज फॉरगेट मी फॉर अ वाइल एंड आफ्टरवर्ड्स रिमेंबर्स। फॉरगेट भूल जाना, रिमेंबर याद रखना। यहाँ इसी सेंटेंस में फॉरगेट और रिमेंबर क्या हुआ, ऑपोजिट वर्ड्स हुए, ओके। एक ही सेंटेंस में साइड बाय साइड प्लेस किए गए हैं इफेक्ट के लिए, एम्फेसिस के लिए। ऑपोजिट आइडियाज ऑफ फॉरगेटिंग एंड रिमेंबरिंग आर पुट टुगेदर। तो यहाँ क्या होगी, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी, एंटीथेसिस। देन सेवेंथ फिगर ऑफ स्पीच इज एपिग्राम। व्हेन सर्टेन सेइंग्स आर यूज्ड frequently introducing antithetical ideas which excite, surprise and arrest attention, it is called epigram. Certain sayings means ऐसे सेंटेंस हो
जिनको हम ऑलवेज यूज़ करते हो, आर यूज फ्रीक्वेंटली, बार बार यूज़ करेंगे, एंड इंट्रोड्यूसिंग यानी एड्रेस करने के लिए, एंटीथेटिकल आइडियाज़ यानी ऐसे विरोध या फिर अपोजिट जो आइडियाज़ हो उनको हम ऐसे सेंटेंस का यूज़ करेंगे फ्रीक्वेंटली दिखाने के लिए जो अपोजिट विरोधी आइडिया है उनका यूज़ क्यों करेंगे, उत्तेजन के लिए, एक्साइट मीन्स उत्तेजन के लिए, सरप्राइज आश्चर्य के लिए या फिर पकड़ के लिए, ओके, ध्यान देने के लिए। तो वहाँ क्या होगा, एपिग्राम जो है हमारी फिगर ऑफ स्पीच वो होगी। सोल्ड फॉर एंडलेस रू, सोल्ड फॉर एंडलेस रू यानी क्या हुआ कि जो रू है, ओके, अंतहीन रू के लिए बेच दिया। ओके, ये एक ऐसा सेंटेंस है जो ऑपोजिट जो थॉट है उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है। सेकेंड वन इज़ अवर हार्ट मस्ट डाई, हमारे दिलों को मरना होगा। ओके, क्यों मरना होगा, किस लिए मरना होगा, वो जो पोएम होगी उसके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन यहाँ क्या है, अवर हार्ट्स मस्ट डाई। वैसे हम देखें तो एक चीज़ भी है कि हम मरेंगे ही, ओके, मस्ट डाई। तो ये जो एक थॉट है जो कंफर्म है, सर्टेन है, तो इस सर्टेन सेंटेंस का यूज़ हम ऐसे एंटीथेटिकल आइडियाज़ को लेके एक्सप्रेस करते हैं और तब क्या होता है, एपिग्राम फिगर ऑफ स्पीच होती है। 8 वन इज मीटोनिमी, when an object is designated by the name of something which is generally associated with it, it is called metonymy. metonymy में क्या होता है, अगर पेन है तो हम याद करेंगे कि राइटर, ओके, तो जैसे चेयर है तो होगा चेयरमैन। तो किसी चीज़ का हम नाम सुनेंगे तो उससे एसोसिएट, संबंध रखने वाली दूसरी चीज़ हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली आएगी। फॉर एग्जांपल द क्राउन, क्राउन किसके लिए होता है, किंग के लिए, फॉर द किंग। द बेंच, बेंच किसके लिए होती है, फॉर द जजेस। ओके, तो मीटोनिमी में क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे डिज़ाइन किया गया होता है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा श्योर होता है जिससे एसोसिएट होता है चीज़ से, चेयर हो तो चेयरमैन, ओके, क्राउन हो तो किंग, बेंच हो तो जजेस। तो ऐसे मीटोनिमी जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच वो यूज़ होती है। 9 वन इज सिनेक्डोकी, सिनेक्डोकी में क्या होगा, व्हेन अ पार्ट इज यूज्ड टू डिज़ाइन द होल और द होल टू डिज़ाइन द पार्ट, और abstract for the concrete and concrete for the abstract, it is called synecdoche। इसमें क्या होता है synecdoche में कि अगर हमारी बॉडी का कोई पार्ट है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिप्स ले लें, ओके, तो लिप्स की बात अगर सेंटेंस में की गई होगी तो बात तो हमारी पूरी बॉडी की ही है, तो ये जो लिप्स है वो क्या हुआ, बॉडी का एक पार्ट हुआ, ओके, और जो बॉडी है वो होल हुई। तो ऐसे जब बॉडी पार्ट्स का यूज़ सबसे ज़्यादा सिनेक्डोकी में होता है, और आप डायरेक्टली भी समझ सकोगे जब ऐसा कुछ होगा, हैंड के बारे में होगा, लिप्स के बारे में होगा, ओके, हेयर के बारे में होगा, तो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि यहाँ सिनेक्डोकी जो है वो हमारी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ होता है। दूसरा है कि जो अमृत थॉट्स होते हैं वो मृत के लिए, और जो मृत होते हैं वो अमृत के लिए, तो वहाँ भी सिनेक्डोकी का यूज़ होता है। लेट्स अंडरस्टैंड बाय एन एग्जांपल, अ हैंड अनहुक्ड चेन, हाथ ने क्या किया, चेन को अनहुक किया, हाथ ने किया नहीं, ह्यूमन बीइंग ने किया, इंसान ने किया, लेकिन यहाँ क्या है, हैंड एक पार्ट है और वो पूरी बॉडी को रिफ़र करता है, तो ऐसे पार्ट ने पूरी बॉडी को डिस्क्राइब किया, तो यहाँ सिनेक्डोकी का यूज़ हुआ। पार्ट फॉर द होल, द मैन डिड इट, नॉट द हैंड बाय इट सेल्फ। मॉर्टल अवर्स, मॉर्टल मीन्स नासवान, ओके, अवर यानी हमें पता ही है, ओके, अवर स्टैंड्स फॉर द होल लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मीनिंग क्या होता है, हमारी पूरी ज़िंदगी का जो टाइम होता है, ओके, पीरियड होता है वही, तो पूरी ज़िंदगी और उसका एक अवर, तो ये क्या हुआ, होल हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, पार्ट हुआ, तो होल, ये जो पार्ट है वो पूरी जो होल है उसको एक्सप्रेस करता है, तो वहाँ क्या होता है, सिनेक्डोकी होता है। एंड लास्ट वन इज एलिट्रेशन, व्हेन
Similar sounds or repetition of similar letters are used to produce poetic effect. It is called alliteration. Similar sound होंगे, ओके, सिमिलर लेटर्स का क्या होगा, रिपीटेशन होगा, और वो क्यों यूज़ हो गए, प्रोड्यूस पोएटिक इफेक्ट के लिए, उनको बोला जाता है एलिट्रेशन. दीज आर मेनली कॉन्सोनेंट साउंड ही रहेंगे, लेकिन बट कैन बी वोवेल साउंड्स टू, लेकिन वोवेल साउंड्स भी हो सकते हैं. बाय हिज पेपर एंड लुक्स, बाय हिज पेपर एंड लुक्स एट द पिक्स, क्या है, पी और पी, ये जो दो सेम जो लेटर्स हैं उनका यूज़ पोएटिक इफेक्ट के लिए हुआ है. सो यहाँ क्या हुआ, एलिट्रेशन. वेयर आई वुड वेंडर्ड इफ़ आई माइट, डब्ल्यू, यहाँ भी डब्ल्यू और यहाँ भी डब्ल्यू. ये थ्री जो वर्ड्स हैं सेम लेटर हैं, उनका यूज़ पोएटिक इफेक्ट के लिए हुआ है. और ऐसे सेंटेंस में जब सेम लेटर्स आएंगे, ओके, तो वहाँ क्या होगा, alliteration. So students, I hope you understand this 10 figure of speech. Okay, thank you.